हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल के लिए जो हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं मैथ के लिए, उसका आज हम लोग का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। तो उसका पहला सवाल है कि यदि 3x² + ax + 4, x - 5 द्वारा पूर्णतया विभाज्य हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, वो x - 5 द्वारा पूरी डिवाइड हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। तो a का मान यहाँ नहीं पता है, a का मान हमको फाइंड करना है। तो ये x - 5 द्वारा पूरी डिवाइड हो रहा है, तो x - 5 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि x - 5 इसका क्या है, एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस x का वैल्यू जो 5 आया वो इसमें हम लोग रख देंगे, और x बराबर 5 रखने पर ये 0 आएगा। x बराबर 5 रखने पर ये क्या आ जाएगा, 0। तो 3x² मतलब x की जगह 5 का स्क्वायर प्लस a और x की जगह 5 प्लस 4 = 0। अब यहाँ से 25, 5 का स्क्वायर 25 दिया, 75 प्लस 5a प्लस 4 = 0। और यहाँ से 5a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -75 और 4 79 इधर आएगा तो -79, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -79/5, यही आ गया। अब ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, -15.8 और ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग। बोलता है सरल करें और 3.36 पर बार, -2.205 पर बार, प्लस 1.33 पर बार, और इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 3.36 बार का मतलब क्या होता है, 36 पर बार है तो ये 36 लिखाते जाएगा, इसी तरह लिखाते जाएगा, 36 रिपीट होगा। उसी तरह 2.05 है तो 05 इसमें रिपीट होगा, और इसमें 1.33 है तो 33 रिपीट होते चला जाएगा। ठीक है, तो 1.33 को प्लस वाला को एक साथ ले लेते हैं, 1.33। अब देखिए यहाँ 2 डिजिट पर बार है, तो बार कितने डिजिट पर लगेगा, 2 डिजिट पर, है ना। शुरू के 2 डिजिट पर बार लगेगा, है ना। 33, फिर 33 रिपीट होगा, फिर 33 रिपीट होगा, फिर 33 एक्स्ट्रा लिख लेते हैं हम लोग, है ना। कुछ दूर तक एक्स्ट्रा लिख लेते ताकि आंसर हमारा सही आए। अब क्या है, 2.05 सभी पर बार, सभी संख्या में जो बार है वो 2 डिजिट पर था, इसीलिए 2 डिजिट पर बार। यहाँ भी 2 डिजिट पर बार है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसीलिए 2 डिजिट पर बार कर लिए हम लोग। 2.05 ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, और ये माइनस में है। 2.05 फिर रिपीट होगा, फिर 05 रिपीट होगा, फिर 05। ठीक है, अब इसमें ये दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, ये दोनों को जोड़ के इसमें घटाना है। ठीक है, तो 6 और 3 9, 9 - 5 4, 3 और 3 6 - 0 6, 6 और 3 9 - 5, 6 और 3 को जोड़ेंगे, 6 और 3 9 -5 बराबर 4, 3 और 3 6 - 0 4, 6 और 3 9 - 5 4, और 3 और 3 6 - 0 4। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, 6 और 3 9 - 5 4, 3 और 3 6 - 0 4। यहाँ क्या आ गया, 3 और 1 4 - 2 2। तो देखिए 2.64 और बार कितने डिजिट पर लगेगा, 2 डिजिट, शुरू के 2 डिजिट पर। तो क्या आ गया आंसर, 2.64 पर बार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्योंकि
सभी संख्या में 2-2 डिजिट पर बार था, इसीलिए शुरू के 2-2 डिजिट पर बार था, इसीलिए शुरू के 2 डिजिट पर हम लोग बार लगा लिए और हमारा आंसर क्या आ गया 2.64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे सामने आ गया है। बोलता है सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6 और 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार शेषफल 3 प्राप्त हो, और वह छोटी से छोटी संख्या हमको बताना है जिसको 4, 6, 10 और 15 से डिवाइड करने पर हर बार शेषफल कितना है, रिमाइंडर कितना है, हर बार शेषफल कितना है 3 आना चाहिए। किससे डिवाइड करने पर 4, 6, 10 और 15 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, एक ऑप्शन से और एक पूरा सॉल्यूशन जो करते हैं वैसे। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से देखते हैं क्योंकि ऑप्शन से ये सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है। बोला 4, 6, 10 और 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, सबसे पहले छोटा संख्या उठाएंगे 37 उठाएंगे। 37 को अगर 4, 6, 10 और 15 से डिवाइड करने पर 3 आना चाहिए, तो 10 से डिवाइड करेंगे 37 को तो रिमाइंडर 3 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर यहाँ से 7 आ जाएगा, 37 हट गया। अब 58 को चेक करते हैं, 58 को भी 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3, तो 58 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा, तो यहाँ से भी रिमाइंडर 3 नहीं आया। 63 के पास आएंगे, 63 के पास जब आए तो 10 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर यहाँ से 3 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 3, लेकिन क्या 15 से भी डिवाइड देने पर 3 आ रहा, हाँ 15 चौके 60, 3 रिमाइंडर बच गया। 6 से डिवाइड देने पर 6 दह का 60, रिमाइंडर 3 बच गया। 4 से डिवाइड देने पर 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पचे 20, 3 रिमाइंडर आ गया। मतलब सारे कंडीशन 63 में सेटिस्फाई हो रहे हैं और 63 एक छोटा नंबर भी है क्योंकि इससे बड़ा 126 है, 126 होगा भी, अगर 126 भी सारा कंडीशन फुलफिल करेगा तब पर भी आंसर नहीं होगा 126, क्योंकि उससे छोटा संख्या क्या है 63 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 63, ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग अगर ऑप्शन से नहीं करते हैं तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6 और 10, 15 द्वारा डिवाइड करने पर 3 शेषफल प्राप्त हो। तो वो जो संख्या होगी, संख्या वो किस फॉर्म में होगी, किस रूप में होगी, संख्या जो भी होगी छोटी संख्या वो होगी एलसीएम ऑफ 4, 6, 10, 15 प्लस 3। एलसीएम लेना है 4, 6, 10, 15 और उसमें शेषफल को ऐड कर देना है तो छोटी संख्या हमको मिल जाएगी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 15, 10 और 6, 4 का एलसीएम आ जाएगा 60 प्लस 3। एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, 60 प्लस 3 63, आंसर 63। तो यहाँ से भी 63 आ गया, ये भी इजी है और ऑप्शन से भी इजी है। ऑप्शन में क्या आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा, वैसे ऑप्शन से बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्न खर्च होते हैं। एक छोटे पैमाने पर एक व्यवसाय चालू किया गया है जिसमें खर्च किस प्रकार से हो रहे हैं वो बता रहा है। खरीद पर हो रहा है 25%, खरीद पर कितना 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर कितना 25%, और इसके रख रखाव पर 50%, रख रखाव पर कितना 50%, टोटल कितना हो गया 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है जिसमें से 25% खरीद पर खर्च किया गया, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। यदि कर्मचारियों का कुल वेतन 2 लाख रुपए है तो रख रखाव पर इसका खर्च बताइए। कर्मचारियों का वेतन कितना है 25% और इसी 25% का वैल्यू कितना दे रखा है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब पूछा है कि रख रखाव पर इसका खर्च, रख रखाव पर इसका खर्च कितना है 50%। तो यहाँ से
50% का वैल्यू निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। 50% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपए। तो रख रखाव पर इसका कितना खर्च करना पड़ेगा? 4 लाख रुपए। समझ में आ गया होगा सभी को, क्योंकि कर्मचारियों के वेतन पर वो 25% खर्च कर रहा है। कर्मचारियों के वेतन पर कितना? 25%। तो 25% और कर्मचारियों का कुल वेतन दिया है 2 लाख रुपए, तो 25% का वैल्यू 2 लाख रुपए। तो रख रखाव पर इसका खर्च पूछा है, रख रखाव पर इसका खर्च है 50%, तो वहाँ से 50% की वैल्यू निकालने के लिए 25% को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50% का वैल्यू कितना आ गया? 4 लाख। और ऑप्शन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होगा? एक गेंद का, 1 गेंद का सीपी क्या होगा? ये हमको पूछा है। तो देखिए 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा हो एसपी से। जब सीपी खरीदे ज़्यादा में और बेचे कम में, तभी तो लॉस होगा। खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में तो लॉस होगा, क्योंकि सीपी माइनस एसपी। तो देखिए क्या होता है लॉस? लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, यही होता है लॉस। अब देखिए 17 गेंदों को बेचा है, तो 17 गेंद पहले खरीदा होगा और 17 गेंद तब बेचा होगा, 17 गेंद तब बेचा होगा, यही कहानी रही होगी। 17 गेंद को खरीद के 17 गेंद को बेचने पर लॉस कितने लॉस होता है? लॉस होता है, और वो लॉस किसके बराबर है? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। इस लाइन को आपको ध्यान रखना, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य क्या होगा? 5 गेंद का सीपी, 5 गेंद का सीपी, यही हो जाएगा, है ना। 5 गेंद का कॉस्ट प्राइस के बराबर, यही दिया हुआ क्वेश्चन में। तो यहाँ से अगर 5 सीपी उठ के इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? 12 सीपी। और ये 17 एसपी उधर जाएगा तो माइनस है, तो उधर जाएगा तो प्लस में 17 एसपी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से 12 गेंदों का कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या आ जाएगा? 17 गेंदों का एसपी के बराबर। और 17 गेंदों का एसपी मतलब 17 गेंदों को कितना में बेचा है? 720 रुपये में बेचा है। तो 17 गेंदों का कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 720 रुपये। 12 गेंदों को यहाँ से कितना आ गया कॉस्ट प्राइस? 720 रुपये। तो यहाँ से 12 से काटेंगे तो 12×6 72, 60 रुपये। मतलब एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 60 रुपये। समझ में आया क्या? एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 60 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। बोला 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, मतलब 17 गेंदों का एसपी कितना दिया हुआ है? 17 गेंदों का एसपी 720 रुपये। 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 720 रुपये। ठीक है। अब लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लेकिन 17 गेंद बेचा है, इसीलिए 17 गेंद को खरीदेगा और तब 17 गेंद को बेचेगा, तो लॉस हुआ है। और लॉस किसके बराबर है? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 5 गुने कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अभी 5 एसपी इधर उठ के आएगा तो कितना हो गया? 12 कॉस्ट प्राइस। और ये 17 सेलिंग प्राइस उधर जाएगा तो 17 सेलिंग प्राइस प्लस में। अब 17 एसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 720, है ना। तो 720 यहाँ बैठा देंगे तो 12 गेंदों का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 720। तो 12 से काटे तो 60 आ गया। तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 60। और वही हमसे पूछा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 60। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। हम लोग 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलेंगे। बोलता है शीला अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने छूट दे सकती है। मतलब शीला एक सामान बेच रही है, वो अंकित मूल्य पर, जब भी छूट मिलता है वो किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। जो उस, मान के चलिए आप एक सामान लिए, एक बॉक्स लिए, उस पर जो अंकित मूल्य, जो प्राइस टैग
रहेगा। इस बॉक्स का कीमत कितना है रुपीज़, यहाँ टैग किया है MP, मतलब कि मान लीजिए यहाँ 500 रुपया लिख दिया है तो इसी पर छूट मिलेगा। जो यहाँ प्राइस लिखा रहता है उसी पर हमको छूट मिलता है, और इसी को क्या कहते हैं अंकित मूल्य। इसी को क्या कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, इसी को अंकित मूल्य कहते हैं। तो बोल रहा है कि शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % छूट दे सकती है कि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, मतलब कि वो ना तो फायदा कमाए ना ही उसका नुकसान हो। यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य को 25% ज़्यादा अंकित कर रखी है, मतलब उसने जितना में खरीदा उससे 25% ज़्यादा बढ़ाकर अंकित कर दी है। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है, 100 रुपया है तो इससे 25% ज़्यादा बढ़ा के मार्क्ड प्राइस, मतलब कि अंकित मूल्य कितना कर दिया है 125, है ना। क्योंकि लास्ट लाइन क्या क्या कहा है कि उसने पहले से ही क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा अंकित कर रखी हो, तो इसी पर अब छूट मिलेगा। क्योंकि अंकित मूल्य पर हमको छूट मिलता है तो वो अधिकतम कितने % छूट दे सकती है, अधिकतम कितने प्रतिशत छूट दे सकती है, सॉरी यहाँ प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत छूट दे सकती है कि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो यहाँ छूट कितना दे सकती है, वो 100 रुपया में खरीदी है तो उसको 100 रुपया में ही बेच देना पड़ेगा, तभी तो उसको ना लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो सेलिंग प्राइस उसका कितना आ जाएगा 100। वो मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य रखी है 125, लेकिन बेची कितनी में 100 में, मतलब डिस्काउंट कितना का दिए है 25 का डिस्काउंट दी है। किस पर 125 रुपये के सामान पर। कितना आ गया 1/5, 1/5, और 1/5 कितना होता है 20%, 1/5 कितना होता है 20%, तो 20% आ जाएगा। मतलब वो अधिकतम कितने छूट दे सकती है अपने ग्राहकों को 20%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इधर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ना 2 दिनों से लगातार। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात कितना है, दो पॉजिटिव इंटीजर का अनुपात कितना है 3:4। उनका योगफल 70 है, उनका सम कितना है 70। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ना चाहिए, मतलब कितना ऐड करना चाहिए कि अनुपात 5:6 हो जाए, और ऑप्शन 4 दिए हैं और ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए ये दोनों पूर्णांक किस रेशियो में 3:4, और इनका योगफल कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। तो 3 और 4 7 यूनिट का वैल्यू, ये 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। कितने गुना 10 गुना है, तो यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 गुना 30, और 4 यूनिट का वैल्यू 10 गुना 40 आ गया, 30 और 40 70 आ गया, है ना। अब बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक 30 और 40 है, कितना जोड़ना चाहिए कि 5:6 हो जाए। तो देखिए अब ऑप्शन से हम लोग करेंगे कि इसमें कितना जोड़ दे दोनों में कि रेशियो क्या बन जाए 5:6। अगर 10 जोड़ेंगे तो 40 और 50 बनेगा, और 40 और 50 कितना 4:5 हो जाएगा। अगर 20 जोड़ेंगे, अगर 20 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा ये 50, और ये 20 जोड़ने पर 60। क्या आप 5:6 आ रहा है, हाँ आ रहा है 5:6 आ गया। तो 20 जोड़ने पर क्या आ रहा है 5:6, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऐड कितना करना पड़ेगा 20 ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना कितना पड़ेगा 20। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 8 नंबर क्वेश्चन है कि ABC ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उसने पूंजी का निवेश कितने अनुपात में किया है 2:3:5 में, और उसके निवेश का समय का अनुपात 4:5:6 है। पूंजी का अनुपात कितना है 2:3:5, और समय का अनुपात कितना है 4:5:6। तो तीनों के लाभ का अनुपात, तो लाभ का जो अनुपात होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है
वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, निवेश गुना समय, निवेश गुना समय, मतलब कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड कौन करता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट और ऑफ ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा, सब निवेश गुने समय, मतलब कितना निवेश कर रहा और कितने समय के लिए कर रहा है। ए के पास सबसे पहले ए 2 यूनिट निवेश कर रहा है और कितने समय के लिए, 4 यूनिट समय के लिए, ठीक है। बी 3 यूनिट ए बी सी का है, ए बी सी का है और ये समय ए बी सी का है। ए बी 3 यूनिट निवेश कर रहा है और कितने समय के लिए, 5 यूनिट समय के लिए। सी के पास गए, सी 5 यूनिट निवेश कर रहा है और कितने समय के लिए, समय 6 यूनिट के लिए। अब देखिए अगर कटता है कुछ तो काट लेंगे सभी से और नहीं कटता है तो गुना करके लिख देंगे, 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और 6 पचे 30। तो प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा, लाभ का जो रेशियो हो जाएगा वो किस रेशियो में होगा, 8:15:30, है ना। क्योंकि प्रॉफिट ये चीज़ आपको याद रखना कि पार्टनरशिप में जो लाभ का अनुपात जो होता है वो इन्वेस्टमेंट गुने टाइम होता है। इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट गुने टाइम, मतलब कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हैं और कितने समय के लिए लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है लाभ, है ना, लाभ। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 8:15 नहीं, ये नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8:15:30 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 8 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे सामने। बोलता है पी और क्यू 12 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, क्यू और आर 15 दिनों में और आर और पी 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू कितने दिनों में, 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर 15 दिनों में, है ना, 15 दिनों में। और आर और पी कितने दिनों में। क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे सामने। 9 क्या कहता है कि पी और क्यू एक काम को 12 दिनों में, पी और क्यू एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। आर और पी उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, है ना। तो यदि वे एक साथ मिलकर इस काम को करने लगे, मतलब पी क्यू आर तीनों एक साथ मिल जाए और काम करने लगे तो काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं वो हमको बताना है। तो देखिए पी और क्यू 12 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, क्यू और आर 15 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं और आर और पी 20 दिनों में। यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम ये तीनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 12, 15, 20 का एलसीएम 60। एलसीएम आपको जल्दी लेना है और जल्दी कैसे एलसीएम लेना है, ये जब एलसीएम एचसीएफ आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको सिखाया गया होगा। तो 12 पचे 60, 15 चौके 60। एफिशिएंसी इधर क्या आता है, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, मतलब एक दिन में जैसे 12 दिन में वो 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट, 5 यूनिट, तभी तो 12 पचे 60 होगा, है ना। एक दिन का काम ये आता है तो 20 तिया 60, 20 तिया 60, है ना। तो ए का पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी 5, क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 4 और आर प्लस पी का एफिशिएंसी 3। यहाँ से 2p प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों दो बार है, p भी यहाँ भी है, यहाँ भी, q यहाँ भी है, यहाँ भी, r यहाँ भी है, r यहाँ भी, ये तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 5 प्लस 4 प्लस 9 3 12 आ गया एफिशिएंसी। 2 से काटेंगे तो 6 एफिशिएंसी, मतलब p प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। तो 60 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा, 60/6
6, 60/6 बराबर 10 दिन समय लगेगा, क्योंकि P + Q + R कितना यूनिट, एक दिन में 6 यूनिट, तो 10 दिन में 60 यूनिट काम को कर लेंगे, मतलब पूरा काम समाप्त हो जाएगा कितने दिनों में, 10 दिनों में। और 10 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 बोलता है कि 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मतलब 35 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें दूध और मिल्क है जिसका अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए। कितना मिला दिया जाए, 7 लीटर पानी। ध्यान रखिएगा इस बात को, 7 लीटर क्या मिला दिया जा रहा है, पानी मिला दिया जा रहा है। तो मिलाने पर, पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है कि पानी जब ऐड कर देंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पानी का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के बाद रेशियो क्या आ जाएगा वो हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 4:1 के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। 4 यूनिट मिल्क है तो 1 यूनिट वाटर है। टोटल कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट, टोटल 5 यूनिट। और इसी 5 यूनिट का वैल्यू कितना, जबकि टोटल मिक्सचर कितना है, 35 लीटर है। मतलब 35 लीटर है कितने गुना, 7 गुना है, 7 गुना। तो इस 4 यूनिट का भी वैल्यू 7 गुना 28 लीटर आ जाएगा। 28 लीटर मिल्क है और 7 लीटर वाटर है। अब बोला है कि 7 लीटर पानी, पानी मिला रहे, W मतलब वाटर, पानी मिला रहे, कितना लीटर, 7 लीटर। तो 7 लीटर पहले से था और 7 लीटर मिला दिए तो कितना हो गया, 14 लीटर। और मिल्क, मिल्क तो नहीं मिला रहे हैं तो मिल्क 28 का 28 लीटर ही रहेगा। तो यहाँ से क्या रेशियो आ जाएगा, और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात। अब क्या अनुपात आ जाएगा, काटेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, मतलब 2:1 का रेशियो आ जाएगा किसका, मिल्क और वाटर का। वही पूछा है दूध और पानी का अनुपात, तो क्या आ गया 2:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक पंप एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु एक रिसाव के कारण एक पंप जो है वो एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता था, लेकिन उस पंप में उस टैंक में एक रिसाव भी है, मतलब एक लीकेज भी है, जिसके कारण टैंक को 5 घंटों में भरा जाता है। लीकेज से पानी निकल रहा है तो टैंक को भरने में ज़्यादा समय लगेगा, जिसके कारण 5 घंटों में भरा टैंक। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा, मतलब टैंक को पूरा फुल करके भर दिया जाए तो जो लीकेज है वो भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है, वो हमसे पूछा है। तो देखिए फिलिंग पाइप जो है वो भरने वाला को हम लोग फिलिंग पाइप बोल रहे हैं। अच्छा ये मान लेते हैं भरने वाला पाइप क्या है, ए है। ये अकेले कितने घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में, 4 आवर में भर सकता है, ठीक है। लेकिन ए भर रहा है और एक रिसाव भी है, इस टैंक में एक रिसाव भी है, बी खाली कर रहा है, तो कितने घंटे में टैंक भर रहा है, रिसाव के कारण 5 घंटे में टैंक भरता है। मतलब ए भी भर रहा है और बी खाली कर रहा है तो 5 घंटे में टैंक भर गया, है ना। ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि पानी लीक भी कर रहा है। तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी कितना आ जाएगा टैंक का, एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम 20, है ना। एलसीएम लेते हैं हमेशा, 5 चौके 4 5 20, है ना। एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी 5 और ए प्लस बी माइनस का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 5 चौके 20। अब देखिए ये तो एफिशिएंसी पर आवर भरने का आता है, मतलब ए 1 घंटे में 5 यूनिट भर सकता है, लेकिन ए तो 1 घंटे में 5 यूनिट भरा है, लेकिन यहाँ 4 ही यूनिट भरा है, यहाँ 4 ही यूनिट। इसका मतलब है कि बी 1 यूनिट खाली कर रहा होगा। 1 घंटे में बी कितना यूनिट खाली करता है, 1 यूनिट, तभी तो ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो 4 ही यूनिट भरेगा, क्योंकि ए 1 घंटे में 5 यूनिट भरा और बी 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर दिया। तो भरा कितना, टोटल 4 ही यूनिट भरा है।
तो बोला है कि भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। 1 घंटे में रिसाव 1 यूनिट खाली करता है, तो 20 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा, 20/1 मतलब 20 आवर का समय लगेगा रिसाव पाइप को खाली करने में, है ना। तो 20 घंटे का समय, क्योंकि 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 20 घंटे में 20 यूनिट खाली कर देगा, तो 20 आवर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि 750 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। 5 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया है साधारण ब्याज पर 1000 रुपये, तो 10 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए राशि था कितना, प्रिंसिपल था कितना रुपया, शुरू में कितना था 750, अब बढ़ के हो गया है कितना 1000, तो कितने का ब्याज मिला है 250 का ब्याज मिला है, 250 रुपये का ब्याज मिला है ना। कितना रुपए का ब्याज मिला है, 5 ईयर में कितना रुपए का ब्याज मिला है, 5 ईयर में कितने रुपए का ब्याज मिला है 250 का, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर ईयर सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो है वो हर साल सेम ही होता है। तो 1 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 1 ईयर में 50 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो बोला 10 सालों के बाद यह राशि कितना हो जाएगी। तो 10 ईयर में ब्याज कितना हो जाएगा, 10 ईयर में कितना ब्याज मिलेगा 500 रुपये ब्याज मिलेगा, है ना, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू 500 है ना, 50 गुना है 10 का 50 गुना 500 रुपये हो जाएगा। तो देखिए शुरू में राशि कितना है 750 और ब्याज कितना मिला 10 सालों में 500, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10 वर्षों के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। शुरू में था 750 और ब्याज कितना मिल गया है 500, तो टोटल कितना राशि हो जाएगा ये 1250 रुपये हो जाएगा टोटल, है ना, क्योंकि 10 साल में ब्याज 500 मिला है, तो 700 पहले से था 750 और 500 ब्याज मिला है, टोटल कितना हो गया 1250, और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने, क्या बोलता है कि 2 बसों की गति का अनुपात 11:9 है। पहला बस है और ये दूसरा बस है ना, ये दोनों का स्पीड का जो रेशियो है वो 11:9 है ना। अब बोला है कि यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर 15 घंटे में तय करती है, दूसरी बस 270 किलोमीटर 15 घंटे में तय करती है, तो पहली बस की गति का अनुपात क्या है। दूसरी बस जो है सेकंड बस वो 270 किलोमीटर 15 घंटे में तय करती है, तो दूसरी बस की स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। 270 किलोमीटर कितना घंटे में, डिस्टेंस कितना है 270 किलोमीटर, और कितना घंटे में 15 घंटे में, डिस्टेंस बटे टाइम। तो दूसरी बस का स्पीड कितना आ गया 15 एकम 15, 15 अठे 120, 18 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बस का स्पीड कितना आ गया है 9 यूनिट का वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर, कितने गुना है 2 गुना है। तो पहली बस का भी स्पीड कितना आ जाएगा 11 यूनिट का 2 गुना 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड आ जाएगा फर्स्ट बस का 22 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि a का पावर x प्लस वाई बराबर a का पावर 6 है, और y जो है वो y से x 2 अधिक है, मतलब y जितना भी रहा होगा उससे x क्या है 2 अधिक है, यही बोला है y से x 2 अधिक है, y से x 2 अधिक है ना। अब देखिए तो पूछा x ज्ञात करें, मतलब x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए a का पावर x प्लस वाई बराबर x a का पावर 6, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, बेस अगर सेम है दोनों जगह बेस क्या है a है तो पावर भी सेम होगा, x प्लस वाई बराबर 6 है। अब बोला है कि y से x 2 अधिक है, मतलब x प्लस वाई 6 है, तो हम लोग सोचेंगे खुद से कि क्या अगर y को हम लोग 2 रखते हैं और उससे 2 अधिक x को 4 रखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, x प्लस वाई
6 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ गया। और y से x जो है वो y से 2 अधिक भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना 14 के लिए। अब 15 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस बाई 1 माइनस कॉस थीटा ये दिया हुआ है और ऑप्शन में हमको बताना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा हरों का परिमयकरण करेंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। हरों का परिमयकरण आप लोग सीखे होंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन कट गया है ना, तो क्या बच गया 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, क्या आ जाएगा कॉट थीटा। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है 17, 22, 27, 32 और ये सीरीज जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो इस श्रृंखला का 20वां पद मतलब 20वां पद मतलब टी 20वां टर्म क्या होगा, T20। तो T20 निकालने का फॉर्मूला, कभी भी nth टर्म निकालना तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ क्या है, a बराबर क्या है 17 है और n बराबर क्या है 20 है और d कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है ना, सभी जगह कितना का डिफरेंस है 5 का। तो d बराबर क्या है 5 है। तो इस फार्मूला में यहाँ बैठा देंगे, a के जगह क्या है 17 प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1 क्या आ जाएगा 19 इंटू डी क्या आ जाएगा 5, d क्या आ गया 5। तो 19 बचे क्या आ जाएगा 95 और 17 को जोड़ेंगे 7 5 12 9 और 1 10 और 1 11, 112 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अब इसका आंसर आ गया 112, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 16 तक हम लोग कर लिए थे, बाकी के 4 सवाल और हैं, उनको हम जल्दी से करते हैं। एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रेडियस। अगर त्रिज्या पता है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आर हमको पता रहना चाहिए। तो देखिए आर कैसे निकालते हैं। बोलता है एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज है। एक वृत्त है और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना है। इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना है और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो है कितना 9√3 सेंटीमीटर, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, और इसी का वैल्यू क्या दे रखा है 9√3 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है और क्षेत्रफल दे रखा है 9√3। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36, 9 चौके 36। तो a का वैल्यू आ गया 6, a का वैल्यू क्या आ गया 6। मतलब समबाहु त्रिभुज का
साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज का साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से अगर हम यहाँ तक मिलाएंगे तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, है ना। सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्या है ये पॉइंट O, और O से अगर सर्कल के सरकमफेरेंस तक आए तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो R का वैल्यू हमको चाहिए क्योंकि पाई R स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। तो R कैसे आएगा, R बराबर होगा a/√3। जब भी एक समबाहु त्रिभुज बना हो और उसके बाहर से एक सर्कल गुजरा हो तो उस सर्कल का रेडियस होगा a/√3। तो a तो हमको पता है, a क्या है समबाहु त्रिभुज का साइड क्या है 6/√3। तो यहाँ से √3 से कैंसिल करेंगे तो कितना 2√3 बार जाएगा। तो रेडियस का मान क्या आ गया 2√3। अब पूछा है एरिया ऑफ सर्कल, क्या है एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा पाई R स्क्वायर, पाई और R स्क्वायर के करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 का स्क्वायर, क्या आ गया 4×12 पाई, 4×12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ गया किसका, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि एक आयत का आयाम जो है वो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, मतलब आयाम मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इसको एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस आयत को एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो इस प्रकार बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब हमको इसका साइड पता रहेगा, ए पता रहेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 तो देखिए ये इसी को मोड़ के समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो दोनों का तो पेरीमीटर सेम होगा। इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 3a। समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या आ जाएगा, जब भी किसी फिगर को मोड़ के दूसरा फिगर बनाया जाता है तो परिमाप सेम रहता है। परिमाप क्या रहता है सेम। तो इसका परिमाप 3a और इसका परिमाप क्या आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 और 2 6 कितना आ गया 2 3 दूनी 6, मतलब a का वैल्यू क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। a हमारा क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। तो 4 से 4 चौके 16 कितना आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया समबाहु त्रिभुज का कितना 4√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और कौन सा ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है। अब इसके बाद 19 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 बोलता है कि एक दीवार के सहारे एक तिरछी खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री। मान लीजिए कि ये एक दीवार है, एक क्या है दीवार है और इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ा है और ये है सीढ़ी, ये क्या है मेरा सीढ़ी है, ये सीढ़ी है ना। इस सीढ़ी पर हम लोग चढ़ के जाते हैं ऊपर, इसी तरह सीढ़ी लगाया जाता है ना। ये सीढ़ी हो गया और इस सीढ़ी का उन्नयन कोण जो है, इस दीवार के सहारे जो एक सीढ़ी खड़ा है उसका उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। इस एक एंगल क्या है 45 डिग्री। तो ये एंगल तो 90 डिग्री रहेगा क्योंकि दीवार और फर्श के बीच ऐसा एंगल बनता है। तो ये तो 90 डिग्री एंगल होता है। ये एंगल क्या है ये दीवार है और ये फर्श है, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ 90 डिग्री बन गया। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री ये है, ये 45 डिग्री, तो ये बचा खुचा कितना होगा 45 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल में
अगर 90 45 90 का एंगल का रेशियो क्या रहे, एंगल रहे 45 डिग्री और 90 डिग्री, तो साइड का रेशियो जो होगा वो 45 डिग्री के सामने 1, 45 डिग्री के सामने 1 और 90 डिग्री के सामने √2। तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, साइड का रेशियो आ जाएगा 1:1:√2। मतलब 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो इस 45 डिग्री के सामने भी 1 यूनिट होगा और इस 90 डिग्री के सामने √2 यूनिट। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब बोला है और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। इस सीढ़ी का निचला सिरा ये है, ये जो है वो दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। ये डिस्टेंस क्या दे रखा है, 10 मीटर। ये डिस्टेंस क्या दे रखा है, 10 मीटर। तो इसी एक यूनिट की वैल्यू 10 मीटर दे रखा है। कितने गुना है, 10 गुना है, 10 गुना है। तो यहाँ पूछा है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो सीढ़ी की लंबाई √2 यूनिट है, तो √2 यूनिट का भी वैल्यू 10 गुना हो जाएगा। 10√2 सेंटीमीटर आ गया सीढ़ी की लंबाई, 10√2 सेंटीमीटर आ गया सीढ़ी की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस मॉक टेस्ट का। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पहले हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। O क्या है, त्रिभुज एक ABC है, ये त्रिभुज है हमारा ABC। इसका परिकेंद्र क्या है, परिकेंद्र मतलब ये जो सर्कल खींचा गया है, ये जो सर्कल खींचा गया है इसका सेंटर क्या है, O है। ये जो इस त्रिभुज के जो बाहर से गुजरने वाला जो सर्कल है, इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु से गुजरने वाले सर्कल का सेंटर क्या है, O है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। और OD BC पर लंब है। ये जो OD जो है, OD वो BC पर लंब है। OD क्या है, BC पर लंब है। तो कोण BOD मतलब ए कोण हमको फाइंड करना है, तो देखिए मान लीजिए कि ये कोण एंगल A बन रहा है, क्योंकि सब एंगल A के टर्म में है। तो ये एंगल A बन रहा है। तो हम लोग एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि अगर सर्कल के सेंटर के, अगर एक सर्कल है इसका सेंटर O है। अब एक चाप लिए, यहाँ से यहाँ तक एक चाप लिए। इस चाप द्वारा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर थीटा एंगल बन रहा है तो इसके सेंटर पर कितना बनेगा, 2 थीटा, डबल एंगल बनेगा। इसी चाप द्वारा अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो सेंटर पे कितना बनेगा, 2 थीटा। तो देखिए ये चाप देखना है आपको BC, चाप क्या देखना है, BC द्वारा सर्कल के किसी पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है, एंगल A। तो इसके सेंटर पर कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल A, दुगुना बनेगा। क्योंकि सर्कल के परिधि पर जितना बनता था उससे दुगुना केंद्र पर बनता था। तो यहाँ भी ट्वाइस ऑफ एंगल A बनेगा। अब जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे सर्कल के सेंटर से BC पर, तो ये एंगल जो है वो बाइसेक्ट होगा। ये एंगल क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। मतलब ये एंगल भी एंगल A बचेगा और ये एंगल A बचेगा, है ना। दोनों आधा आधा में बढ़ जाएगा, तभी तो एंगल 2A होगा। तो मतलब BOD क्या आ गया, एंगल A क्या आ गया, BOD क्या आ गया, एंगल A। और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो गया। तो आज हम लोग 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट आएगा तो आप लोग लगातार मॉक टेस्ट को देखते रहें, है ना, और लगाते रहें ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।